वायरल टॉप 10 न्यूज के बाद अब आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा के बजट सत्र से पहले आज दोपहर 1 बजे सर्वदलीय बैठक होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण ये सर्वदलीय बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने वाले हैं। माना जा रहा है कि सीएम विपक्ष से शांतिपूर्ण सदन चलाने में सहयोग की अपील करेंगे और इस बार पेपरलेस बजट पेश होने वाला है। पेपरलेस बजट की तैयारी पूरी है और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरी सहयोगी रंजना से लखनऊ से लाइव इस समय मौजूद है। रंजना, कल बजट सत्र से पहले आज की जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक, बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाने की अपील करने वाले हैं, लेकिन उनकी अपील मानी कितनी जाती है ये कल देखना होगा। देखिए, सर्वदलीय बैठक जो है विधानसभा अध्यक्ष बुलाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष सभी पार्टियों के नेताओं से ये सामने उनके प्रस्ताव रखते हैं कि किस तरह से सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना। सरकार से लोग, विपक्ष जो है सवाल करता है और सरकार उसकी वहाँ पे जवाबदेही बनती है कि वो सरकार विपक्ष के सवालों का सदन में जवाब दे। तो इस तरह से हंगामा ना हो, सुचारू रूप से सदन चले, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने ये बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ विपक्ष के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से सर्वदलीय बैठक में यह तय होगा कि आखिरकार विपक्ष किस तरह से सदन को चलाने दे और किस तरह से सुचारू रूप से सदन चलाया जा सके। तो इस तरह से आज सर्वदलीय बैठक है। आज ही शाम में 6 बजे विधानसभा बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक है, साथ ही साथ बीएसपी की भी बैठक है शाम 7 बजे। कल सुबह समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक है 9 बजे। तो इस तरह से सभी दल अलग अलग भी बैठक करेंगे अपना कि किस तरह से वो लोग अपनी रणनीति बनाए सदन में सवालों को करने के लिए। और दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष, सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई है कि किस तरह से सदन सुचारू रूप से चले। ये तो एक तरफ जहां पर योगी सरकार की अपने शांतिपूर्ण बजट में तमाम उत्तर प्रदेश वासियों को खुश करने की कोशिश रहेगी, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को अपने आड़े हाथों लेने की पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। एक सवाल और है रंजना कि अगर विपक्ष के सरकार को घेरने की ही बात कर ली जाए तो विपक्ष ने सरकार को तब से घेरना शुरू कर दिया था जब से पेपरलेस बजट पेश करने की योगी सरकार ने बात की थी। तकनीक को हमेशा योगी सरकार बढ़ावा देते हैं, योगी जी हमेशा तकनीक को बढ़ावा देते हैं, लेकिन विपक्ष तो तकनीक के नाम पर ही सरकार को घेरना शुरू कर चुका था। विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना। वो तकनीक का माध्यम उसमें हो, उसमें भी वो अपना तर्क ढूंढ लेगी। और साथ ही साथ जो 1 साल के बाद बजट सत्र आता है, ये आखिरी बजट भी है, तो सरकार चुनावी, क्योंकि आगे चुनावी सीजन आ जाएगा, तो इसलिए विपक्ष की पूरी रणनीति रहेगी कि किस तरह से सरकार पर वो सदन में हावी हो सके। और सरकार के जो भी मुद्दे होंगे, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, तो इस तरह से महंगाई का, डीजल पेट्रोल की महंगाई का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पे, रसोई गैस का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पे विपक्ष की रणनीति रहेगी कि सरकार को घेरा जाए। तो सरकार की घेरने की शुरुआत तो उसी दिन से, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कि हो गई। ठीक है रंजना, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। किसानों के मुद्दे पर घेराबंदी करने की तैयारी कर ली गई है। साइकिल से विधान भवन जाएंगे समाजवादी पार्टी के विधायक। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है, जहां पर हंगामेदार होने वाला है विधानमंडल का बजट सत्र जो कल से शुरू होने वाला है। कानून व्यवस्था, महंगाई, कोरोना संकट से बड़ा हुआ भ्रष्टाचार, गन्ना मूल्य का भुगतान ना होने पर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को अब कल पूरी तरह से सदन में घेरने की तैयारी कर चुकी है। और इस बीच ये भी बता देते हैं कि कल समाजवादी पार्टी के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचने वाले हैं। बसपा ने भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति पूरी बना ली है। समय बहुत कम है और कल से जो ये विधानसभा का सत्र, माफ कीजिए, सदन में जो बजट का सत्र शुरू होने वाला है, उसके लिए विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है और वो मुद्दे भी तय कर लिए हैं कि किन किन मुद्दों पर योगी सरकार को इस बार घेरा जाएगा। लेकिन योगी सरकार की भी तैयारी पूरी है। पूर्ण बजट, आखिरी बजट उनका इस साल का, उसमें हर वर्ग को खुश करने की उनकी तैयारी है। रंजना के पास आइए, रुक करते एक बार फिर से हमारे साथ लखनऊ से लाइव मौजूद है। रंजना, हम वो स्पेसिफिकली मुद्दे बता रहे हैं जिन पर कल घेरेगी विपक्ष सरकार को। कानून व्यवस्था, महंगाई, कोरोना संकट, गन्ना के मूल्य का भुगतान, ये सब किसानों का मुद्दा, ये सब वो मुद्दे हैं जो विपक्ष ने तैयार कर लिए हैं। और बड़ी बात ये कि समाजवादी पार्टी के विधायक तो साइकिल से पहुंचने वाले हैं।
बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के विधायक साइकिल से पहुंचेंगे और कांग्रेस के विधायकों ने भी कांग्रेस विधान मंडल दल में भी उनकी भी बैठक में रणनीति तैयार हो चुकी है कि महंगाई और किसानों के मुद्दे पे किस तरह से घेरा जाए। बसपा की भी बैठक होगी, वो भी जो विधानमंडल दल की जो सभी राजनीतिक दलों की बैठक होती है उसमें यही स्ट्रैटेजी तैयार होती है कि आखिरकार सरकार को किस तरह से घेरा जाए। और ये बैठकें जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है राजनीतिक दलों के लिहाज से, तो इस तरह से देखा जाए तो विपक्ष भी कमर कस चुका है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये चुनावी माहौल अब आने वाला है, इसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी चुनाव। बिल्कुल रंजना, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील कितनी कारगर साबित होती है ये कल बजट सत्र के शुरू होने के बाद साफ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि लखनऊ से है, और ये बड़ी खबर जो कल आई उस पर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है। 2 पीएफआई के कल सदस्य पकड़े गए हैं, दोनों केरल से गिरफ्तारी, केरल के रहने वाले हैं। बकरुद्दीन जो केरल के हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में फिदायीन हमले की योजना थी। ये बड़ी खबर, कल पकड़े गए लखनऊ से 2 पीएफआई के सदस्यों की तरफ से बड़ा खुलासा कि फिदायीन हमले की तैयारी की हुई थी इन लोगों ने। 12 शहरों में युवाओं को दी गई थी ट्रेनिंग। धर्म विशेष के युवाओं को विस्फोटक से आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी गई थी और इनके निशाने पर थे हिंदू धर्म के नेता, हिंदूवादी छवि के नेता इन पीएफआई सदस्यों की नजर में थे। सीधे रुक करते मेरे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी की तरफ और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। ऋषभ मणि, पीएफआई के पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 123 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अब इसमें यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी तो मानी जाएगी, लेकिन इस गुट की जो एक कट्टरवादी संगठन माना जाता है, इसकी जो पहचान है, यही पहचान है कि बहुत ही साधारण लोगों को पकड़ के ट्रेनिंग देके और उनसे ये गलत काम करवाता है। फिदायीन हमले की तैयारी थी, ये बड़ा खुलासा किया गया है। जी बिल्कुल सही कहा कंचन आपने। तो अंसद बदरुद्दीन जो केरल का रहने वाला, उसका साथी फिरोज, इन दोनों का काम ही यही था कि वो धर्म विशेष के युवकों को चुनेंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है, उनको कैसे प्लांट किया जाता है, उनको कैसे ब्लास्ट किया जाता है। तो एक बड़ा जो हमला हो सकता था, साजिश थी कल वसंत पंचमी के दिन, उसको तो एसटीएफ ने नाकाम कर दिया। लेकिन आज पीएफआई का स्थापना दिवस है, खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। जो अभी तक पूछताछ हुई है इन दोनों आरोपियों से, एक बात का खुलासा हुआ है कि पीएफआई के स्थापना दिवस पर भी इन लोगों का ये टारगेट था कि वो एक संदेश देंगे सरकारों को कि हम हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं। तो आज पूरा दिन भी उत्तर प्रदेश की पुलिस और देश में हर हिस्से में ये मैसेज भेज दिया गया है कि पुलिस और एजेंसीज को सतर्क रखा जाए। चूंकि बिल्कुल, ऋषभ मणि, ये भी खबर थी कि इनकी तैयारी विभिन्न देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने टारगेट किया हुआ था कल बड़ा नुकसान पहुंचाने की। और एक ये भी खबर थी कि 11 तारीख को ये ट्रेन से आने वाले थे। इस पर क्या जानकारी है? क्योंकि 11 तारीख से ट्रेन से ही आते तो उसके बाद ही इनकी बड़ा धमाका करने की कोशिश थी, लेकिन 11 तारीख को नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद कल इनकी लखनऊ से गिरफ्तारी हुई। देखिए, जो खुफिया एजेंसीज के इनपुट मिले थे यूपी एसटीएफ को और यूपी के एजेंसीज को, यही था कि वो 11 को आने वाले हैं और ट्रेन में जाल बिछा दिया गया था उत्तर प्रदेश एसटीएफ और खुफिया एजेंसीज का, एटीएस का, सबका। लेकिन 11 तारीख को ये नहीं है, कल आते हैं, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, इनके पास से विस्फोटक बरामद होता है जो एक हाई इंटेंसिटी का विस्फोटक है। और ये भी बात सामने आई है कि जिन शहरों में इन्होंने ट्रेनिंग दी है उनमें से कुछ लोगों को विस्फोटक डिलीवर भी किया गया है। तो आज जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा टारगेट, एम, गोल यही है कि उन शहरों में उन युवकों को ट्रेस कर लिया जाए जिनके पास वो विस्फोटक पहुंच चुका है। इसी के साथ कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी एसटीएफ, फिर इनका पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी। इसके बाद सेंट्रल की एजेंसीज भी आ जाएंगी, एनआईए, आईबी भी इनसे पूछताछ करेंगे। अब एक खुलासा तो हो चुका है कि इनका एक लॉन्ग टर्म का एम है, मोटिव है कि जो धर्म विशेष के युवक हैं उनके दिमाग में जहर भरना है सरकारों के खिलाफ और उनको उकसाना है कि वो हिंसक गतिविधियों में लिप्त हों और सरकार के कुछ कदमों का, कुछ जो उनके डिसीजंस हैं उनका जवाब दिया जाए हिंसा के तौर पर। तो अभी तक जो ये आइडियोलॉजी की बात करते थे कि हम धर्म विशेष के जो युवक हैं उनकी शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो मुखौटा भर था। इनका मेन एम यही था कि देश में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टर्बुलेंस ये पैदा करेंगे, हिंसक गतिविधियां करेंगे, जिससे एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। और बिल्कुल इन हरकतों के बाद ही यूपी की तरफ से सबसे पहले आवाज उठाई गई थी पीएफआई को बैन करने की। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए।
और आइए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें हिंसा से जुड़े हुए एक फरार आरोपी मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको गिरफ्तार किया है। हाथ में तलवार लेकर हंगामा करता हुआ देखा गया था ये आरोपी। पीतमपुरा इलाके से इसकी गिरफ्तारी की गई है। तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने का इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो 26 जनवरी की जिस तरह से हिंसा देखी गई, पूरी दिल्ली को दहलाया गया, उसके बाद एक और ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। फरार चल रहा था ये आरोपी और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हाथ में तलवार लिए लोगों को डराता हुआ ये शख्स, ना सिर्फ लोगों को बल्कि पुलिस को भी डराता हुआ ये शख्स कैमरे में कैद हुआ था। शंकर आनंद हमारे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। शंकर आनंद, ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जाएगी, कैसे इस तक पहुंची है पुलिस? तो मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये शख्स तलवार लहरा रहा था और लोगों को डरा धमका रहा था, पुलिस को डरा धमका रहा था और फरार चल रहा था तब से जब से दिल्ली को, यही है वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने, ये वायरल वीडियो जो लोगों ने देखा और तब से ही इस शख्स को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी थी। फरार था ये शख्स और अब गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पूतमपुरा से इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने इसकी गिरफ्तारी की है। तो एक एक करके वो तमाम लोग जिन लोगों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसा फैलाई, वो पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। शंकर आनंद और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी कैसे हुई है, कहां छिपा बैठा था ये? देखिए, मनिंदर सिंह जो है वो दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली में वो स्वरूप नगर इलाके में रहता है और इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो जुटाना दिल्ली पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरा काम था, क्योंकि मनिंदर सिंह के बारे में बहुत ज्यादा कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी और ना यहाँ तक कि उसका नाम भी किसी को पता नहीं था। उसका नाम, पता, इसके संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो लाल किला के अंदर में कई सीसीटीवी कैमरे और वहां पर जो लोग वीडियो बना रहे थे उसमें मनिंदर सिंह का चेहरा जरूर दिखा, लेकिन ये शख्स है कौन किसी को नहीं पता था। इसके बाद इस मामले में जांच के जिम्मा डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने एसीपी अतल सिंह को और इंस्पेक्टर शिव कुमार, करमवीर और पवन को दिया। इसके बाद इस मामले में जांच के लिए कई अलग अलग इलाकों में जाकर के तलाशा गया, कई लोगों को इसकी तस्वीर दिखाई गई। इसके बाद इसकी पहचान हुई और उसके बाद ये पहचान हुआ कि ये पेशे से मोटर मैकेनिक है और उसके बाद इस मामले की पहचान करने के बाद जब उसके घर पे जाकर के उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद कल गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शंकर आनंद जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्राओं को सशक्त करने के मकसद से योगी सरकार हर महीने 200 रुपए की आर्थिक मदद देगी। ये एक बड़ा कदम योगी सरकार की तरफ से दिव्यांग छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए 9,106 दिव्यांग छात्राओं के लिए विभाग ने 10 महीने के लिए 1,82,16,000 का बजट जारी किया है। अब सरकार ने 10 महीने के लिए 1,82,16,000 का ये बजट पास किया है। चयनित छात्र छात्राओं को 10 महीने दी जाएगी आर्थिक मदद। परिषदीय स्कूलों में किट के जरिए बच्चों को गणित में बनाया जाएगा निपुण। और अब आगे बढ़ते हैं, कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मार्च से आम लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू कर दिया जाएगा। 25 मार्च से, लगभग 25 मार्च ये तारीख जब मतदाता सूची से 50 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोविड पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन अपना। सीएम योगी के आदेश के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। यह महाअभियान जारी हो जाएगा। 25 मार्च तक हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दोनों डोज देने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जल्द ही संख्या का आकलन करेगा। और आइए सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी अजीत इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। अजीत, 25 मार्च से आम लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, क्या तैयारी है इसकी?
देखिए बिल्कुल कंचन, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर दिन 9:30 बजे कोविड की बैठक लेते हैं और उस पर अपडेट लेते हैं, तो अब चूंकि बहुत बड़ा सूबा है, 25 करोड़ के आसपास की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और WHO और प्रधानमंत्री दोनों ने उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ की थी। तो सीएम ने अब कहा कि 25 मार्च तक जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उनको दोनों डोज लग जाए और उसके बाद मार्च में 50 साल के ऊपर के लोगों को भी ये कोरोना का जो वैक्सीन है, कोविड की जो वैक्सीन है, वो उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। हालांकि उन्हें वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। मुख्यमंत्री ने जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य हैं, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा हैं, इसके अलावा जो ACS होम है, अवनीश अवस्थी, सभी को निर्देश दिया है कि बाकायदा एक सूची तैयार की जाए। तो अब आम लोगों को इंतजार रहने वाला है उनकी वैक्सीनेशन का, जिसका ऐलान किया गया है 25 तारीख के बाद, 25 मार्च के बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा आमजन का। बहुत शुक्रिया आपका अजीत सिंह जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 10 कदम में। इस वक्त की एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की ने एक बड़ा एक्शन लिया है। मंडी परिषद के 6 अधिकारियों गोपाल शंकर के खिलाफ डिमोशन और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हरिराम, राम नरेश, सोनकर और अशोक कुमार का निलंबन होगा। नरेंद्र मलिक और अतर सिंह के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। मुंबई में VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 रनर अप यूपी के कुशीनगर की रहने वाली मान्या सिंह एक ऑटो रैली में शामिल हुई हैं। मान्या के पिता ओम प्रभु सिंह भी एक ऑटो ड्राइवर हैं। पिता के साथ कांदीवली में ठाकुर कॉलेज पहुंची, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। कुछ दिन पहले ही 19 साल की मान्या सिंह ने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 में रनर अप का खिताब जीता था। और आपको बताते हैं, साल 2008 में आए टीवी सीरियल रामायण में राम और सीता के किरदार निभाने वाले कलाकार असल जिंदगी में कपल गुरमीत चौधरी और देबीना बैनर्जी मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि में सपरिवार दर्शन पूजन किया।